हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज में दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। मतलब आपको इन रिएक्शंस में दिखाना है कौन सा ऐसा रिएक्शन है, इन ऑप्शंस में से कौन सा रिएक्शन है जो विस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। तो कौन सा है, जैसे NaCl विलयन और कॉपर धातु अगर डाली जाए, क्या दोनों में ये दोनों रिएक्टेंट जो है अभिकारक हैं मिलकर विस्थापन अभिक्रिया करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो आप डाल रहे हैं, कॉपर सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता है, तो कॉपर सोडियम को विस्थापित कर ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। ऑप्शन बी है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। जैसा कि ऊपर था उसी तरीके से एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ज्यादा सक्रिय नहीं है, इसीलिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, इसमें भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु। यहाँ पे बोला गया है क्या Ag यानी सिल्वर आपके आयरन को विस्थापित कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील आयरन होता है, तो सिल्वर आयरन को विस्थापित कर ही नहीं पाएगा। थर्ड ऑप्शन है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और कॉपर धातु लेते हैं, क्या ये दोनों मिलकर विस्थापन अभिक्रिया क्रिएट करेंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर के मुकाबले ज्यादा सक्रिय होगा और कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा। तो कौन सा युगल ऐसा होगा जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु का विलयन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यहाँ पे बोला गया है कि लोहे का कोई फ्राइंग पैन है, उसको जंग से बचाना है, तो इनमें से जो ऑप्शंस की विधियां दी गई हैं, क्या इनमें से कौन सी ज्यादा परफेक्ट होंगी, कौन सी ज्यादा एप्लीकेबल होंगी, उसको पूछा गया है। जैसे फर्स्ट बोला गया है ग्रीज लगाकर, बी ऑप्शन है पेंट लगाकर, सी ऑप्शन है जिंक की परत चढ़ाकर, डी ऑप्शन है सभी। इसमें से पूछा गया था इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, तो सबसे अधिक उपयुक्त होगा जिंक की परत चढ़ाकर, जिसे हम क्या कहते हैं, यशद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। तो क्योंकि जिंक की परत कुछ समय बाद हट जाने के बाद भी उसका प्रभाव उस पर रहता है, जो कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, जिंक की परत चढ़ाकर, जिसे हम यशद लेपन प्रक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शंस आपके हैं कैल्शियम, कार्बन, सिल्वर, सिलिकॉन, लोहा। इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक और का यौगिक बनाएगा और ये जल में विलेय भी होगा? तो आप जानते हैं कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। लोहा और सिलिकॉन जल में विलेय नहीं होंगे, और कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पे बोला गया है ये उच्च गलनांक वाला नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम। हम कैल्शियम पढ़ भी चुके हैं, कैल्शियम से बनने वाले यौगिकों के बारे में चैप्टर में पढ़ा था हमने कैल्शियम। तो ये कैल्शियम से बना जो यौगिक होगा वो क्या होगा, जल में विलेय भी होगा, तो ये इसकी क्वालिटी हो जाएगी और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि मतलब वैसे तो हम ध्यान से ज्यादातर कहते हैं जिंक की परत चढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं उस पर जिंक की परत क्यों नहीं चढ़ाते, टिन की क्यों चढ़ाते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। बी ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। ऑप्शन सी है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन डी है टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? टिन की अपेक्षा जिंक
अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए हम जिंक की परत नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि जिंक टिन के मुकाबले जल्दी अभिक्रिया कर लेगा और दूसरे पदार्थ बनाएगा। मान लीजिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बना देगा, जिंक ऑक्साइड। लेकिन टिन जिंक की मुकाबले कम अभिक्रियाशील है तो वो उतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा और दूसरे पदार्थ नहीं बनाएगा, और वो उसमें जो पदार्थ रखे गए उनको वैसे ही एज इट इज बनाए रखेगा, स्वच्छ रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। तो पॉइंट ए है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। हथौड़े से पीट कर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भंगुर होती है, अतः छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। मतलब हथौड़े का उपयोग करके कैसे पता करेंगे वो चीज धातु है कि अधातु। अगर हम हथौड़े से वार करते हैं तो अगर वो धातु है तो वो चूर चूर नहीं होगी, वो बिखर नहीं जाएगी, उस धातुओं को की पतली चादर बनाई जा सकती है पीट पीट कर। लेकिन अगर वो अधातु होगी तो वो भंगुर होती है, कमजोर होती है और वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम क्या करेंगे, बल्ब, बैटरी, तार तथा स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाएंगे। इसके बाद बारी बारी से धातुओं और अधातुओं के लिए दिए गए नमूने को विद्युत परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करेंगे। मतलब उसके परिपथ में उसको अटैच करके देखेंगे क्या फिर भी वो परिपथ उसी तरीके से काम कर रहा है, क्या उसमें उस सर्किट में बिजली उसी तरह प्रवाहित हो रही, विद्युत प्रवाहित हो पा रही है। हम पाते हैं कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, यानी विद्युत प्रवाहित हो रहा है, जबकि अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलता है, विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। और पॉइंट बी पे क्वेश्चन है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करने के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन करना है। तो क्या परीक्षण कैसे करेंगे, देखते हैं। ज्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो ज्यादा उपयुक्त, कंपैरिजन करना है दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो ऑप्शन ए ज्यादा उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। मतलब अगर विद्युत परिपथ बना रहे हैं तो हमें जनरली वैसे सामान्यतः तो पता चल जाता है कौन सा धातु है कौन सा धातु, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पे हमको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा, लेकिन सभी अधातुएं भंगुर ही होती हैं। अगर हम हथौड़े का प्रयोग करेंगे तो उससे ज़्यादा एग्जैक्ट आपको पता चल पाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे परिपथ का आपको फिगर दिया गया है, किस तरीके से परिपथ को रखेंगे, किस तरीके से क्लिप में धातुओं को जोड़ जोड़ कर उसका परीक्षण करेंगे, क्या अभी भी बल्ब जलता है, विद्युत प्रवाहित होती है, अधातु होगा तो नहीं जलेगा, धातु होगा तो चलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन बताया गया ऊपर आपको अपवाद बताया गया है कि ग्रेफाइट होगा फिर भी विद्युत बल्ब चलेगा, इसलिए ऑप्शन पॉइंट ए जो है हथौड़े का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त बताया गया कंपेरिजन में दोनों के। क्वेश्चन नंबर 6 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करें। जैसे कि हम जानते हैं धातु ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो वो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। लेकिन ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देंगे वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे से आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकते हैं Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं ZnO। ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए। और धातु ऑक्साइड वो धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट लवण तथा जल, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। धातुओं के उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। इसका आपको एग्जाम्पल भी देना है। चलिए इसके आंसर को देखते। तो दो एग्जाम्पल जो डाइल्यूट HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी वो हो जाएंगी मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं।
ये क्या करती हैं, डाइल्यूट HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, सॉरी तनु अम्ल से, कोई भी एसिड हो सकता है, जरूरी नहीं HCl ही है, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। जबकि कॉपर और सिल्वर जो ऐसी दो धातुएं हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होती, इसीलिए हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं इसके आंसर को। धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए अशुद्ध धातु M का एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु जो होगी M की पतली पट्टी को कैथोड बनाएंगे, और विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? M धातु का अम्लीकृत लवण विलयन को विद्युत अपघट्य बनाएंगे। मतलब अशुद्ध धातु को एनोड, शुद्ध धातु को कैथोड, और विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? M धातु के अम्लीकृत लवण विलयन को बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र कर लिया। ऑप्शन पॉइंट ए है, गैस की क्रिया क्या होगी? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर है आपका, गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर वो एसिडिक होगा तो जलीय विलयन में ही हाइड्रोजन आयन देगा, बेस होगा तो जलीय विलयन में ही हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो वो सूखा लिटमस पत्र है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है, सॉरी यहाँ पे आई लिटमस पत्र लिखा है, मतलब वो वेट, गीले लिटमस पत्र पर, भीगे लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ेगा। नीले रंग के आर्द्र लिटमस पत्र का रंग बदलकर लाल हो जाता है। मतलब नीले से लाल हो गया, अम्ल क्या करता है? लाल करता है। अम्ल क्या करता है? नीले से लाल कर देता है। तो वो विलयन कैसा था? वो कैसा था? अम्लीय था। नीले रंग का आर्द्र लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? बदलकर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। पॉइंट बी पे क्वेश्चन है, सूखे लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़े? सॉरी ए का ही था, गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर क्या होगी? कोई प्रभाव नहीं होगा। आई लिटमस पत्र पर क्या होगी? वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। और बी पॉइंट है, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। चलिए इसका समीकरण है, सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल दे रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं नीले रंग के लिटमस पत्र लाल हो जा रहा है, मतलब अम्ल निर्मित हो रहा है, क्या एसिड बन रहा है, इसीलिए तो वो लाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके। फर्स्ट है यसद लेपन द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं? लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। और सेकंड क्या हो जाएगा? पेंटिंग द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं? लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं ताकि इसकी सतहें वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क में ना रहें। तभी तो फेरिक ऑक्साइड निर्मित होता है, जब उसे ऑक्सीजन मिल पाती है आर्द्रता और वायु से, वो रिएक्शन करके, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, वो मिलेंगी नहीं तो जंग लगेगा नहीं उस पर। तो ये 2 तरीके थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? और आंसर देखते हैं। अधिकांश अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कैसी अभिक्रिया, कैसी ऑक्साइड बनाती है? अम्लीय। हम जानते हैं धातु ऑक्साइड क्षारीय नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कुछ अधातुएं उदासीन ऑक्साइड भी बनाती हैं। उदासीन ऑक्साइड कौन कौन सी बनाती हैं? जैसे कि अम्लीय ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड का आंसर मतलब आपको एग्जाम्पल दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और उदासीन ऑक्साइड कौन कौन से हैं अधातुओं के? जल H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो एग्जाम्पल है जो उदासीन ऑक्साइड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको रीजन बताना है, कारण बताइए। पॉइंट ए है, प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोना, चांदी और प्लैटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं क्योंकि ये धातुएं
वायु, आर्द्रता और अम्लों से जल्द संक्षारित नहीं होती हैं और इसकी धात्विक चमक लंबे समय तक रहती है। साथ ही ये धातुएं सर्वोत्तम आघात्य वर्ग और तन्य भी हैं, मतलब इनको पीट कर पतली चादरों में भी बनाया जा सकता है और लंबी तारों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। और ये अभिक्रिया भी कम करती हैं, जल्दी अभिक्रिया नहीं करती हैं वायु, आर्द्रता और अम्लों के साथ, इसीलिए इनका यूज आभूषण बनाने में किया जाता है। पॉइंट बी पे क्वेश्चन है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? तो आंसर होगा इसका, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे हम आंसर दे रहे हैं और ये सब डिटेल में आपको चैप्टर में बताया गया है। इन्हें सुरक्षित रखने तथा अचानक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। साथ ही ये धातुएं जल के साथ भी तेज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती हैं और उत्सर्जित हाइड्रोजन जलने लगता है, इसलिए इनको यूं खुले में नहीं छोड़ते हैं, इनको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुओं को। पॉइंट सी पे क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? आंसर देखते हैं। क्योंकि बर्तनों के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 की परत बन जाती है, जो एल्यूमिनियम की सतहों को संक्षारित होने से बचाती है। मतलब वो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जो कि एल्यूमिनियम को संक्षारित नहीं होने देती तथा खाद्य पदार्थ को खराब नहीं होने देती है। पॉइंट डी पे क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कारण बताना है क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि उसके ऑक्साइड रूप से उसको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या दिया गया है? आपने तांबे के मलिन मतलब गंदे बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? क्योंकि ये एसिडिक होते हैं। तांबे के ऊपर आर्द्र वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कॉपर कार्बोनेट की हरी परत चढ़ जाती है, जो बेसिक नेचर की होती है, क्षारकीय प्रकृति की होती है। इसलिए जब इसे नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें मौजूद अम्ल बेस को यानी क्षारक को उदासीन कर देता है, न्यूट्रल बना देता है, उसके प्रभाव को खत्म कर देता है और बर्तन साफ हो जाता है। यहाँ पे आपको वो भी दिया गया रिएक्शन, वर्ड रिएक्शन। कॉपर कार्बोनेट है, साइट्रिक अम्ल है। हम जानते हैं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। कॉपर कार्बोनेट साइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करके कॉपर साइट्रेट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। एक कॉलम में है धातु, सेकेंड कॉलम में है अधातु। धातु में बताया गया है धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। सेकेंड पॉइंट है धातु में, धातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि अधातुएं इन दोनों अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित भी नहीं करती हैं। धातुएं अपचायक होती हैं, यानी अपचायक क्या होती हैं? जो ऑक्सीजन को रिलीज करवा देती हैं। और अधातुएं उपचायक होती हैं, जो अगले पर्सन में मतलब सामने वाले तत्व पे ऑक्सीजन का एडिशन करवाती हैं। अधातुएं उपचायक होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती हैं। पॉइंट 4 है धातु में, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर नेगेटिव आयन बनाती हैं। पॉइंट 5 है धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि अधातुएं जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करती हैं।
अतः हाइड्रोजन को जल से विस्थापित नहीं करती हैं। पॉइंट 6 है धातु में, सभी धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती हैं, केवल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे क्रियाशील तत्व बनाते हैं। मतलब यही कुछ है जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर जो हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड बनाती हैं। पॉइंट 6 है अधातु में, सभी अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं। उसमें सब धातुओं में सभी नहीं बनाती हैं, कुछ ही बनाती हैं, जबकि अधातुओं में सभी बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत ही कम हो जाता है, अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? मतलब जिसमें उस आभूषण को, उस कंगन को डुबोया गया था, क्यों उस कंगन का वजन क्यों कम हो गया? वह व्यक्ति जो सुनार बनकर आया था उसके पास एक्वारिजिया का विलयन था। एक्वारिजिया क्या होता है? वो सांद्र कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 हाइड्रोजन नाइट्राइड का अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन नाइट्राइट एसिड का मिश्रण होता है। और रेशियो कितना होता है? HCl का 3 होता है और HNO3 का 1 रेशियो होता है। मतलब दोनों का रेशियो 3:1 होता है। इसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है, जिसके कारण कंगन चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन कम हो जाता है क्योंकि सोना गल के उस विलयन में चला जाता है। जबकि अकेले अकेले ना तो HCl और ना ही HNO3 सोने को गला सकते हैं, दोनों मिलकर ही 3:1 में एक्वारिजिया का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी लोहे की मिश्र धातु का नहीं होता है। इसका रीजन आपको बताना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि इस्पात जो लोहे का एक मिश्र धातु है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, जो गर्म जल को गर्म नहीं बना के रखता है। साथ ही कॉपर जल भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब कोई अलग चीज नहीं बना देता है, जबकि इस्पात में जल से अभिक्रिया होती है और जंग लग जाती है। मतलब कॉपर जो है भाप से भी, जल से तो अभिक्रिया करता ही नहीं है और भाप से भी नहीं करता, जलवाष्प से भी नहीं करता, इसीलिए वो पानी को एज इट इज बनाए रखेगा। लेकिन इस्पात जो है जल से अभिक्रिया करता है और उसमें जंग भी लग जाती है, तो वहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनने का खतरा होता है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं गर्म जल के लिए टैंक बनाने में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्लास 10 की साइंस का, NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 3। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।